नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नमस्कार। नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं चर्चा चौपाल में। आज हमारे साथ हैं देवनंदन जी, जो प्रिज्म पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कानून और अर्थव्यवस्था के जानकार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएन कला सृजन के माध्यम से, और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। धन्यवाद हमारे मंच से जुड़ने के लिए। और आज का विषय जो आपका समय लिया है वो है अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में क्या क्या उसकी सफलता रही, क्या क्या क्षेत्रों में काम और होना चाहिए था, किस तरह से देखते हैं आप अर्थव्यवस्था को अभी मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, दो रूप से निराशाजनक रही। पहली निराशाजनक तो ये रही कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में हम नाकामयाब रहे। और दूसरी असफलता हमारी ये रही कि जो बदलता हुआ विश्व का परिदृश्य है, उसके अंदर जो हमारे सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जो सुनहरे मौके थे, उनको हम कैश नहीं कर पाए, उनका हम कोई फायदा नहीं उठा पाए। अच्छा सर, आपने यहाँ पे दो टर्म्स जो सामने आई हैं, आपने बोला कि जो प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल ठीक से नहीं कर पाए, और जो बदलता परिदृश्य है उसके वजह उसमें जो अपॉर्चुनिटी आई वो हम ठीक से ग्रैप नहीं कर पाए। तो क्या एग्जाम्पल के साथ आप बताएंगे, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझ में आए कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी जो हम मिस कर गए? हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था की दो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहली समस्या है बढ़ती हुई बेरोजगारी, और दूसरी समस्या है जो आम आदमी है, जो मास है, उसकी घटती हुई परचेजिंग पावर। जब तक आम आदमी की परचेजिंग पावर हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा मार्केट ग्रो नहीं कर पाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दे पाएंगे। तो इस दिशा में हम पूरी तरह नाकामयाब रहे। हम जो है अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ी हुई है। जो टैक्स पेयर है उनकी स्थिति थोड़ी ऊपर उठी है, लेकिन जो आम आदमी है, मतलब कुल मिला के अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ना, इससे साबित होता है कि जो सबसे नीचे का तबका है उसकी परचेजिंग पावर लगातार गिर रही है। और जो आपने परचेजिंग पावर की यहाँ पे बात करी, तो परचेजिंग पावर तो डायरेक्ट रिलेटेड है पर कैपिटा इनकम से, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो। जी, पर कैपिटा इनकम के साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है डिस्ट्रीब्यूशन। पर कैपिटा इनकम तो आपने एवरेज निकाल दिया। वो जो कहानी सुनी होगी, वो सदियों का क्यों कुनबा डूबा क्यों। एक बड़ा वर्ग है 3% से लेकर 10%, उसकी इनकम बेतहाशा बढ़ी है। उसके बाद एक वर्ग जो इनको सपोर्ट करता है, उसकी इनकम ठीक ठाक है। तो ये जो ऊपर की इनकम बढ़ी है, नेचुरल है, क्यों नीचे वाले लोगों की इनकम कम हुई और पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा आपका आगे आ गया। तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो नीचे के आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ी है, उसी से हमारे मार्केट की मंदी है। आप त्योहारों पे देखो, दिवाली पर देखो, हमेशा जो है सुनसान छाया रहा है। सरकार आंकड़े देती है कि कारों की परचेजिंग बढ़ गई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अपर क्लास है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई और लोअर क्लास की परचेजिंग पावर घट गई। अपर और लोअर क्लास ने बोला, इसके बीच में सबसे बड़ा वर्ग है मिडिल क्लास। उसके बारे में क्या? मिडिल क्लास भी आज की तारीख में, मिडिल क्लास में भी दो वर्ग हैं, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। तो मैक्सिमम जो है निम्न मध्यम वर्ग में आता है, जो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पिसा जा रहा है। उसकी स्थिति भी मध्यम वर्ग की निम्न वर्ग से बदतर है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स तो किस तरह से टैकल किया जाना था, या फिर सरकार ने भी कुछ ना कुछ तो स्टेप लिए होंगे? कहाँ पे गलती हो गई सरकार से आपके नजरिए से? देखिए, इसको टैकल करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, सबसे उपयोगी तरीका है, वो सबसे नीचे के आदमी की इनकम बढ़ाना। इनकम का मतलब यह है कि उसके खर्चे निकालने के बाद बचत कितनी बढ़ रही है। लेकिन आज जो है आम आदमी और मध्यम वर्ग जिसका आपने जिक्र किया, उन दोनों की स्थिति यह है कि वो अपने खर्च ही मेंटेन कर पा रहे हैं, और उसमें भी उनका डिफिसिट जा रहा है, वो अपने खर्च भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो जब इस स्थिति को हम बदलने में कामयाब होंगे, जब नीचे के आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए सबसे नीचे के तबके की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब आज आप देखिए, जो नरेगा है कितनी बढ़ गई।
उस नरेगा हम्म, की रेट का उस अनुपात में नहीं बढ़ना, इस बात का सबूत है कि सबसे नीचे के तबके की परचेजिंग पावर हम नहीं बढ़ा पाए। हम्म। लेकिन सर इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आंकड़े आते हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से दावे किए जाते हैं, पिछले साल का ही डाटा है, 25 करोड़ जो गरीब लोग थे वो गरीबी रेखा से निकल के उसके ऊपर आ चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से राशन दे रही है, किसानों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रही हैं। तो के स्तर पे या एकदम जमीनी स्तर पे, बिलो पॉवर्टी लाइन के स्तर पे जो कार्य कर रही है, अब उससे देखिए, कुछ पॉजिटिव खबरें तो आ रही हैं। आपने तो विरोधाभासी बातें कर दी, जो सरकार की बातें असल में आपने नहीं की, सरकार के दावे किए हैं। तो एक तरफ ठीक है, हम बताइए। कह रहे हैं कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम्म, फ्री अनाज दे रहे हैं। तो फिर हम्म, गरीबी की रेखा से ऊपर लोग कैसे आ गए? फिर गरीबी की रेखा से ऊपर लोग कितने आ गए? कितने लोग गरीब थे? 25% लोग गरीबी हम्म, की रेखा के ऊपर भी आ गए हैं। 80 करोड़ को हम अभी अनाज भी दे रहे हैं। तो 80 को और हम्म, 25% पूरे देश की जनसंख्या का 25% हो गया, 35%। 80 और 35 105 करोड़, यानी कि 105 करोड़ लोग तो गरीब ही हैं, अभी लगभग ऊपर भी आ गए। और फिर गरीबी की रेखा की हम्म, डेफिनेशन क्या है? तो सिर्फ हम्म। आंकड़ों की बाजी। आप मार्केट में देखिए, मार्केट में उसका असर दिखेगा। हम्म। और जो दूसरी जो तो महत्वपूर्ण नहीं बात सर, मैं आपको कह मार्केट, रहा था, अगर मार्केट का असर देखना है तो वो तो निफ्टी और शेयर बाजार के डाटा से देख सकते हैं, वो तो वो रिकॉर्ड तो स्तर पे है। आंकड़े हैं ना। शेयर बाजार से गांव की अर्थव्यवस्था तो नहीं चलती। आप गांव के आंकड़े देखिए। आप जो है गांव के जो हम्म, बाजार हैं, जो शहरों के बाजार हैं, त्योहारों पे उनके बाजारों में कितनी सेल होती थी पहले, कितनी सेल होती है? दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, दुकानें खाली होती जा रही हैं। जितना भी हम्म, व्यापारी वर्ग है वो एक स्टेप नीचे जा रहा है। जो 10 करोड़ का बिजनेस करता था वो 1 करोड़ के बिजनेस के स्तर पे आ गया। सबका स्तर नीचे चला गया है। उसका परिणाम ये होगा, जो हम्म, सबसे जो नीचे का आम आदमी जो बिजनेस करने की सोचता था, अब उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हम्म, होगी, क्योंकि उसकी कंपटीशन में बड़ा आदमी आ चुका है। तो उसके भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखिए, जो स्टार्टअप में और इन्होंने स्टैंड अप इंडिया वगैरह की जो योजनाएं बनी थी, उसमें से कितनी योजनाएं काम कर रही हैं? आधी से ज्यादा योजनाएं बंद पड़ी हैं, क्योंकि सिर्फ लोन देना काफी नहीं है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। मार्केट क्रिएट होगा, जब वो मार्केट में बेचेगा तभी तो काम चलेगा। और अगर अगर मिडिल तो सर क्लास का लेकिन उद्योग चौपट होगा, तो निम्न हम्म, वर्ग का व्यापार, निम्न वर्ग के लिए रोजगार की कमी आएगी। सबसे ज्यादा रोजगार मध्यम वर्ग का उद्योग देता है। आप कह रहे हैं कि मार्केट कमजोर है, लेकिन जो खबरें आती हैं जिस तरह की कि मार्केट की तो इतनी ताकत दिखाई जाती है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आने के लिए बेकरार रहती हैं। अगर भारत की परचेजिंग पावर कम है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो फिर बाहर के ब्रांड भारत में आके जो अपना सामान बेचना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है फिर? देखिए, दो अलग अलग प्रश्न हैं। अंग्रेज हम्म। भारत में आकर व्यापार क्यों करना चाहते थे? तो बाहर भारत से के पास लोग उस हमेशा वक्त भारत में, समृद्धि थी, क्योंकि वो भारत में लूटना बड़ा चाहते थे। बाजार है। भारत या पहले नंबर का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पे संभावनाएं या प्राकृतिक रूप से संसाधनों से संपन्न है, इसीलिए तो यहाँ पर आ हम्म, रहे हैं। और वो आकर हम्म। के यहाँ के व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं। यही तो मूल समस्या है। हाँ, आज तो जो सर मिडिल यही तो बात क्लास, है, आज अगर वो जो मिडिल आके। क्लास के, जी, जी, आप आज जो कंप्लीट कीजिए। मिडिल, जी, अब पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। मेरा यही मतलब थोड़ा सा विरोधाभास इसमें समझ में आ रहा है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के व्यय करने के संसाधन नहीं है उनके पास, तो फिर बाहर की कंपनियां भारत में आके क्यों अपना मार्केट में आना उनका चाहती हैं, जब भारत में पैसा ही नहीं जो है तो? अगर जो जो बाहर की कंपनी आती है, उनका कंज्यूमर कौन है? वही अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। हम्म, तो ये वही तो बात है ना, कि जो जो लोअर क्लास है उसकी तो पावर कम हुई है, अपर क्लास की पावर को हमने बढ़ाया है उनके उनके उसको देखते हुए। और जो बाहर की जो कंपनियां आ रही हैं, पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आ रही थी, अब मिडिल क्लास के जो हम्म। व्यापार हैं उसके अंदर भी वो बाहर की कंपनियां आ गई हैं, ट्रेडिंग के अंदर वो कंपनियां आ गई। तो नेचुरल है कि यहाँ के उतने सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं और होते जा रहे हैं। तो इससे लेकिन ये भी तो समझा जा सकता है कि मिडिल क्लास में उतनी परचेजिंग पावर है कि बाहर की कंपनियां भी टारगेट कर रही हैं, मार्केट ढूंढ रही हैं मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में। अपर ओके, मिडिल क्लास। ओके। अच्छा सर, ये जो डाटा आता है, जैसे अभी भारत जापान को पीछे करके चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और उसके बाद टारगेट और भी हैं वो आगे आने वाले सालों में। तो अर्थव्यवस्था का जो ये संख्या है कि हम चौथे पायदान पे आ गए हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या कुछ सिग्निफिकेंस है, या ये भी बस खोखले दावे हैं?
अगर अर्थव्यवस्था में हम मजबूत हो रहे हैं तो सरकार को टैक्स क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं? अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा टैक्स भी ज्यादा जाएगा, और जब टैक्स ज्यादा जाएगा तो सरकार को टैक्स रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि टैक्स की पूर्ति हो गई उनकी। 12 लाख सरकार जो तक, टैक्स बढ़ा 12 रही है, लाख की इनकम पे टैक्स खत्म कर दिया। अभी जीडीपी भी आपकी 10% ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेशन है, अभी बजट के आंकड़े आ जाएंगे, आप उससे और पिछले साल के बजट से कंपेयर कर लेना कि टोटल रेवेन्यू का करेक्शन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। नहीं तो कलेक्शन तो सर इनकम पे डिपेंड करता है ना, इनकम बढ़ी है तो इसलिए रेवेन्यू भी बढ़ेगा। परसेंटेज पे बात हो रही है कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास है उसकी इनकम बढ़ी है, और जो नीचे वाले की इनकम घटी है, इसलिए पर कैपिटा इनकम में आंकड़े उनके फेवर में जाते हैं। शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? रिक्शा चलाने वाला तो नहीं इन्वेस्ट करता है। तो शेयर मार्केट बढ़ रहा है, जो बिटकॉइन, ये जो कौन सा मार्केट बढ़ रहा है, और ये ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही नकारात्मक लक्षण है हमारे देश के लिए। इस तरह से कुल मिला के जो अभी जो शेयर का मार्केट है, जिस ट्रेड पे जा रहा है, वो भारत की जो बची खुची अर्थव्यवस्था उसको भी साइफन करके बाहर ले जाया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने आपने बोला कि जो हाई क्लास है और अपर मिडिल क्लास के बारे में आपने बताया, तो जो अभी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, और उसके अलावा जो लोअर क्लास तो टैक्स नहीं देता है, मान के चल रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है वो टैक्स देता है। तो अभी जो पिछले साल वो निर्णय लिया गया था कि 12 लाख तक सैलरी वालों के लिए छूट दे दी गई थी टैक्स में, उस स्टेप को कैसे देखते हैं आप? हम अच्छा देखते हैं, अच्छा निर्णय है। तो उससे लग रहा है आपको कि जो मिडिल क्लास है उसको कुछ फायदा होगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, भाई फायदा तो होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम सरकार को हर कदम की आलोचना करें, जो उनका एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि देखिए कि जो भी टैक्स है वो अंतिम रूप से आम आदमी ही देता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि टैक्स बढ़ने से कोई आदमी जो पहले मारुति में चलता था, अब वो जो रिक्शे पे आ गया है, या वो ऑटो पे आ गया है, या वो बाइक खरीद ली, उसने उससे बड़ी गाड़ी खरीद ली। जो ओडी में चलता था उसने और बड़ी गाड़ी खरीद ली। तो इसका मतलब ये कि टैक्स बढ़ने का उनको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो टैक्स बढ़ेगा तो अपने प्रोडक्ट की लागत बढ़ा देगा, प्रोडक्ट की लागत बढ़ा देगा तो आम आदमी की कीमत बढ़ेगी। तो जो एक आदमी जो माचिस खरीदता है, जो बीड़ी खरीदता है, जो कपड़े खरीदता है, तो असली टैक्स तो अल्टीमेट टैक्स पेयर तो आम आदमी है। तो अगर टैक्स में कहीं भी राहत मिलेगी तो उसके आम आदमी को लाभ उसको मिलेगा ही, और उसके लिए हम गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। उसके अलावा सर क्या क्या कदम, कुछ अगर कुछ मूलभूत सुझाव अगर आप सरकार को देना चाहें कि कुछ स्टेप? मूलभूत सुझाव है कि हमको अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए, उस आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए विदेश नीति और रक्षा नीति भी उसी के साथ सिंक्रोनाइज करनी चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत बड़ी चूक कर दी है। हम ब्रिक्स के झांसे में उलझ करके और पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार को गंवाते जा रहे हैं। आज जो टेरिफ प्लान है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका अभी लगा है और भविष्य में वो झटका लगता जाएगा, उसकी तुलना में हम रूस की और चीन की तरफ झुकते जा रहे हैं। इस बात को समझे बगैर कि डॉलर को पावर कहाँ से मिलती है। डॉलर को पावर अमेरिका की सेना से मिलती है। कहीं भी डॉलर कमजोर होता है तो अमेरिका किसी भी देश पे कब्जा कर देता है, जैसे पहले इराक पे किया, और वहां से लूट लाट के कैसे भी करके वो अपने डॉलर को मजबूत कर देता है। दूसरा, डॉलर की ताकत है उनकी रिसर्च। इन दोनों चीजों में रूस और चीन कुछ भी करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर जब चीन से हमारा जब भी युद्ध हुआ तो सोवियत संघ जब था उसने हमारी मदद की, लेकिन आज सोवियत संघ की जगह रूस है। और पुतिन साहब 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जो भारत और चीन का सीमा विवाद है वो भारत और चीन का आपसी मामला है। जब आपसी मामला है तो फिर रूस की दोस्ती की हमें जरूरत क्या है? और उसके चक्कर में हमने जो है चीन से संबंध इस मुकाम पे पहुंचा दिए, कंफ्यूजन की स्टेट में, कि जो यूरोप है और अमेरिका है उससे भारत के संबंध बिगड़ गए। जबकि आज की परिस्थिति में, जबकि चीन को पूरा विश्व नकार रहा है, ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो जो यहाँ पे मैं एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। तो चीन के अंदर अभी पूरे विश्व को अपने आउटसोर्सिंग के लिए, कुछ कॉन्टेक्ट के लिए जो चीन की लेबर की जरूरत पड़ती थी, जैसे एप्पल है, बहुत सारी चीजें चीन में बनते हैं, वो सारा मार्केट हमको मिल सकता था। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हमारी विदेश नीति को ढंग से बनाते तो उसका हमारी आर्थिक नीति को लाभ मिलता, जिससे हमारी बेरोजगारी की समस्या का भी हम समाधान होता, लोअर क्लास की परचेजिंग पावर भी बढ़ती। तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, जो विषय आपने उठाया उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने कहा कि
भारत और चीन के संबंधों में रूस ने भारत का कोई पक्ष नहीं लिया, तो इसलिए हमें रूस की इतनी जरूरत भी नहीं है, आपने ये कहा। लेकिन भारत तो ये स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी बायलैटरल विषय होगा तो भारत उसे अपने स्तर पे ही निपटाएगा और किसी भी तीसरे देश से मध्यस्थता नहीं उसे चाहिए। और रूस की जरूरत क्या इसलिए नहीं है कि रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है और उसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी रूस हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, जो अमेरिका की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी टक्कर देता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मांगी हुई उधार की छाछ पर मुझे नहीं मुंडानी चाहिए। तो ये जो रूस का जो तेल है ये एक टेम्परेरी फेज है, उस टेम्परेरी फेज के लालच में हम पूरा भविष्य अपना दांव पे लगा रहे हैं। और जहां तक मिलिट्री को टक्कर देने वाली बात है, रूस के हथियार यूक्रेन के युद्ध में उजागर हो चुके हैं और वो किसी काम के नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी है वो तो खैर अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि चीन और पाकिस्तान दो हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान एक चींटी की तरह हमारे लिए, जब चाहेंगे तब हम मसल देंगे। पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए, पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए हमें दुनिया में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक यथार्थ है कि चीन का मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। तो हमें चीन के मुकाबला करने के लिए एक ऐसे देश की सख्त आवश्यकता है जो वीटो पावर संपन्न हो, जो मुसीबत पड़ने पर भारत के साथ में खड़ा हो सके। आज अगर चीन और भारत के बीच में कोई तनाव पैदा होता है तो रूस भारत के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। अगर रूस से दोस्ती रखनी है तो ये शर्त उनके सामने रख दे साहब कि इस स्थिति में अगर रूस भारत का पक्ष लेगा। अभी जब पुतिन साहब भारत आए थे उसके पहले भी वहां से स्पष्टीकरण आ गया था कि चीन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो जब चीन उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो हमारे पास तो तीन ही देश बचते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, जिनके पास वीटो पावर है। तो हमें तो इनमें से किसी न किसी के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि भारत रूस के बजाय अमेरिका पे ज्यादा भरोसा कर सकता है? नहीं, भरोसा लायक तो अमेरिका भी नहीं है। वो भी पल पल अपनी नीतियां बदलता रहता है। भारत को अपनी स्वतंत्र अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी, जैसी कि पहले हमने निर्गुट शिखर सम्मेलन के माध्यम से बनाई थी, इसी तरह की एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और हमें अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, इन तीनों से इस तरह से तालमेल बना के चलना पड़ेगा कि वक्त आने पर हम इनका उपयोग कर सकें। लेकिन भरोसे के काबिल तो कोई भी नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। अच्छा सर, अब एक लास्ट सवाल आपसे कि जो भारत के भविष्य के टारगेट्स हैं अर्थव्यवस्था को लेके, एक आपने बताया कि जो वैश्विक परिदृश्य आपने बताया कि हमें क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए, कौन से देश को सपोर्ट लेना चाहिए, कौन से देश का नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा हम अपने घरेलू स्तर पे क्या क्या काम ऐसे कर सकते हैं, कुछ मेजर सुझाव जो आप देना चाहें जिससे अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा रास्ता बनेगा? सबसे पहला काम तो हमें खेती पर ध्यान देना होगा। आज कितनी जमीन है जो अभी भी असिंचित है। बहुत सारी जमीन ऐसी है जो खेती के काम ही नहीं आ रही, बेकार बंजर पड़ी है। बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो उजाड़ हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे पास अवेलेबल है। लालू जी चाहे जैसे भी है, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था कि अगर गाय का आज दूध नहीं निकाला तो कल वो दुगना दूध नहीं देगी। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम दोहन नहीं कर पा रहे तो साल भर बाद या 5 साल बाद वो स्टोर नहीं हो रहा है, वो 5 साल बाद भी गेहूं उतना ही निकलेगा जमीन में से जितना हम आज निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक नेट वेस्टेज है जो रिसाइकिल होने वाला है। यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी चूक हो रही है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का मूल है एनर्जी आज के युग में, और एनर्जी का अथाह भंडार है। प्रतिदिन जितनी सनलाइट आती है उसकी लगभग 99.99% इससे भी ज्यादा वापस चली जाती है। अगर हम इस सनलाइट को उपयोग करें तो हमारे पास अथाह सोर्स ऊर्जा का मिल सकता है। पवन ऊर्जा है, ये अथाह सोर्स है। हालांकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन बहुत ही स्लो, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। तो हमें एनर्जी के विकल्प पे काम करना चाहिए। हमें जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका समुचित दोहन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास मेन पावर है, सबसे बड़ी हमारी जो है अप्रोच है वो गलत है। हम मेन पावर को प्रॉब्लम मान रहे हैं। आज अगर हमारे पास मान लीजिए 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इसका मतलब हमारे पास 60 करोड़ हाथ हैं काम करने के लिए। हम 60 करोड़ हाथों को अगर काम दे दें, हम चीन पे भी चढ़ाई कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया पे जीत सकते हैं। और हम अगर अर्थव्यवस्था की दिशा में चले, हम कुछ भी चमत्कार दिखा सकते हैं। तो हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। बेरोजगारी को हमें प्रॉब्लम मानने की जगह ये मानना पड़ेगा कि इतनी हमारे पास मेन पावर है, उस मेन पावर को हमें सही दिशा देनी चाहिए। ये 2-3 स्टेप अगर हम उठाते हैं तो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मजबूत होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है टैक्स प्रणाली। टैक्स को मिनिमाइज कीजिए, सरकार को अपने खर्चे कम कीजिए, इनकम टैक्स को खत्म कीजिए, ताकि
लोग मतलब निश्चिंत होकर के पैसा इन्वेस्ट करें, मार्केट में पैसा आएगा, लोअर क्लास को रोजगार मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवनंदन जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस प्रमुख विषय पे बात करने के लिए। आगे भी इस तरह के विषयों में आपको जोड़ते रहेंगे, और दर्शकों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनके सुझाव या सवाल जो भी इस विषय से संबंधित हैं, आप हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुँचाएं, ताकि अगली बार जब हम देवनंदन जी को जोड़ें तो वो सवाल भी हम सर से कर सकें। ठीक है सर, फिर आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।